हाँ तो किसका क्वेश्चन था, किस क्वेश्चन पे थे? हाँ पहले आपका 2 to 7 वाला क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी? क्या क्वेश्चन था आपका? हेलो हेलो पायल। सर मेरा CO22 वाला का भी क्लियर नहीं हुआ। CO22 वाला कवर्ड बाय अनदर पेयर, जी सर। किसका क्वेश्चन? पिंकी आपका ही है? हाँ जी। आप डिनाइल पढ़ रही हो वैसे? एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको, रुको एक सेकंड। बट आपने CO22 पढ़ा कहाँ पे है पिंकी? हाँ जी। ये आपने CO22 कहाँ पे पढ़ा? नोट से सर। अच्छा अभी बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुकना। पायल आपको ये डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर हुआ। नहीं हुआ? तुमने वैसे पूछा क्या था? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, लाइक मैंने पूछा था वो आपने कुछ मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड रिमार्क्स के बारे में कुछ बोला था, वो फर्स्ट एंड सेकंड दिन भी बोला है, हाँ यहाँ पे बताओ, बट देखो वो यहाँ मैंने ये याद ओपन नहीं कर है। रखा है, कहाँ पे कंफ्यूजन है? हाँ, मतलब ऐसे मतलब प्रोसीड्यूर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो सकता है ये वाला मतलब जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, लाइन है, हो सकता है वही आपने बोला था। ओके सर, मैं देख लूंगी एक बार। तो देखो पिंकी, CO22 का जो डिनाइल आता है बेसिकली जो बिलिंग वाले आपको डिनाइल पे एक्टिविटी करना क्या है, ये आपको नहीं पता, मतलब ये इस चीज में आपको नहीं मतलब है कि करना क्या, बट फिर भी आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि डिनाइल कोड, मतलब डिनाइल होता है वो इसका कोड क्या है, क्यों? क्योंकि जब आप डिनाइल पोस्ट करोगे ना तो आपको एक सर आइडिया इस होता पे है। वर्क नहीं करना। नहीं आपको AR में इस पे वर्क नहीं करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से डिनाइल पे, एक हमको आइडिया मिल जाती है कौन से डिनाइल पे आपको डायरेक्टली पोस्ट कर देना और कौन से डिनाइल पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है और कौन सा डिनाइल को रखना है। क्योंकि देखो ऐसा होता है, CO24 का डिनाइल आता है कैपिटेशन का। अगर आपकी SOP में जो आपको भी एक SOP दी जाएगी उसमें लिखा होगा CO24 कैपिटेशन। कैपिटेशन क्या होता है वो विल टेल मी। पायल बताओ कैपिटेशन क्या होता है? कैपिटेशन क्या होता है? देखो कैपिटेशन होता है एक प्रोवाइडर का और उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस का, ठीक है? आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अ, इस इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है प्रोवाइडर के साथ कि हम इस, वो इनिशियली मतलब आपस में पेमेंट कर देते हैं एक दूसरे को, और जब भी क्लेम जाएगा इंश्योरेंस के पास तो उसमें वो इंश्योरेंस पेमेंट नहीं करेगा उस क्लेम पर। क्यों? क्योंकि उसने फिक्स कर रखा है कि हम एक मेंबर का एक साल में इतना पे करेंगे, कि हम $500 पे करेंगे। अब वो चाहे मेंबर एक बार जाए या 10 बार जाए या एक बार सर्विस ले या 15 बार सर्विस ले, जितने बार भी ले, लेकिन उसका एक फिक्स्ड अमाउंट इंश्योरेंस प्रोवाइडर को दे देगा। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ कैपिटेशन। ये कैपिटेशन है, नॉट सॉर्ट ऑफ, ठीक है? बेसिकली इसमें होता क्या है, इसका इस तरह से दिया जाता है कि मान के चलो देखो कोई पेशेंट है, इसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है। इसमें ऐसा नहीं कि प्रोवाइडर का ज्यादा बेनिफिट होगा या इंश्योरेंस का बेनिफिट होगा। तो कोई पेशेंट है, अगर उसके पास कैपिटेशन नहीं है तब क्या होता है उस सिनेरियो में देखते हैं। अगर मान के चलो पेशेंट, प्रोवाइडर ने कैपिटेटेड नहीं है वो, तो प्रोवाइडर जितने क्लेम भेजेगा उतने इंश्योरेंस उस क्लेम पर पेमेंट कर देगा, ठीक है? लेकिन अगर कैपिटेटेड है तो वो पेशेंट, चाहे वो एक साल में वो एक ही बार जा रहा है, तब भी इंश्योरेंस उसको $500 पे करेगा हर साल का एक पेशेंट का। अगर वो 10 बार जा रहा है एक साल में, मतलब ट्रीटमेंट लेने, तब भी प्रोवाइडर
$500 ही पे करेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटेशन। तो कुछ इंश्योरेंस का जो कैपिटेशन होता है ना, तो उसमें वो क्लेम गया इंश्योरेंस के पास, उसने डिनाइल दे दिया CO24 का। अब बिलिंग वाले में जो वर्क करते हैं उनको ये दे रखा है कि ये इंश्योरेंस जब डिनाइल देगा CO24 का, तो आपको एडजस्ट कर देना है, और बाकियों में बाकी इंश्योरेंस में एडजस्ट नहीं करना है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है इसमें। देखो मैंने आपको अभी क्या बोला, मैंने आपको बोला था आप केवल उस केसेस में एडजस्ट करोगे जिसमें CO45 होगा और पेमेंट हो रखी होगी, उस केसेस में आप CO45 को एडजस्ट कर दोगे। लेकिन आप यहाँ पे आप CO24 में भी एडजस्ट कर रहे हो। क्यों एडजस्ट कर रहे हो? क्योंकि आपको एक तरह से SOP में आपको गाइडलाइन दे रखी है कि इस इंश्योरेंस जब भी CO24 का डिनाइल देगा, आपको क्या कर देना, एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह से मतलब थोड़े बहुत आपको डिनाइल पता होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए CO24 होता है क्या। CO24 एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये प्रोवाइडर और इंश्योरेंस के बीच। बट आपका AR में कोई वर्क नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि इस एक्शन में आपको इंश्योरेंस को कॉल करनी है, कोई कॉलिंग नहीं है बिलिंग। सर आपने एक डिनाइल नोट दिया है तो उसमें हमारा कोई काम नहीं है ना? उसमें कोई काम नहीं है, बट अगर आपको पढ़ना है आप उसको पढ़ सकते हो। ओके। नॉर्मली आपको उसमें कोई डिनाइल पे आपको कोई वर्क नहीं करना है। आपका वर्क केवल पोस्टिंग का वर्क है सॉफ्टवेयर में, पोस्टिंग। बट आपको डिडक्टिबल पता होना चाहिए, डिडक्टिबल क्या होता है, कोपे क्या होता है, कोइंसिडेंस क्या होता है। मैं एक दिन आपके अलग से फिर भी 10 डिनाइल है, जो स्टार्टिंग के 10 डिनाइल है ना, वो आपको मैं अच्छे से बता दूंगा, कम से कम स्टार्टिंग के 10 डिनाइल। ओके सर। और सर अब सब्रोगेशन फॉर्म बोल हाँ, रहे थे सब। सब्रोगेशन फॉर्म देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे इंश्योरेंस होते हैं उनको ना पेशेंट से सब्रोगेशन फॉर्म साइन करता है। सब्रोगेशन फॉर्म में क्या होता है, पेशेंट की डिटेल्स, पेशेंट को अपनी डिटेल्स, उसके अलावा कुछ और मेरे को एक्चुअल में नहीं पता कौन कौन से डिटेल्स होते हैं, क्योंकि वो पेशेंट से डिटेल्स मांगता है वो। बट वो सब्रोगेशन फॉर्म में वो साइन करवाना होता है पेशेंट को। वो फॉर्म साइन करके वो इंश्योरेंस को भेजता है, उसके बाद ही वो इंश्योरेंस पेमेंट करेगा। उसके पहले वो इंश्योरेंस उसमें पेमेंट नहीं करेगा। तो लेट्स से अगर कोई डिनाइल आया 227 का, यू कॉल द इंश्योरेंस एंड सेड कि व्हाई दिस, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू नीड। तो इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे पेशेंट नीड टू अपडेट दैट, पेशेंट नीड टू साइन दैट सब्रोगेशन फॉर्म, आफ्टर दैट वी विल पेड ऑन द क्लेम। तो वो सब्रोगेशन फॉर्म में पेशेंट को अपनी डिटेल्स और कुछ और डिटेल्स होती है, वो उस फॉर्म में ही लिखी, उस फॉर्म में ही होती है। कुछ और डिटेल्स प्रोबेबली, या तो मेरे को एक्चुअली नहीं पता कौन कौन से डिटेल्स पूछते हैं, बट पेशेंट के डिटेल्स के अलावा और भी शायद एक्सीडेंट डिटेल्स या कोई और डिटेल्स होंगी। वो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में पेशेंट की डिटेल्स होती है, इसलिए मान के चलो वो फॉर्म साइन करवाना होता है पेशेंट को। पेशेंट उसको साइन करके वो इंश्योरेंस के पास भेजता है, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम पर वो पेमेंट करेगा। ठीक है। तो कुछ कुछ ही कमर्शियल इंश्योरेंस होते हैं, बेसिकली एक आदि होते हैं जो सब्रोगेशन फॉर्म में साइन करवाते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा सिनेरियो नहीं आता सब्रोगेशन। ओके सर। रोहित, हाँ बोलो। रोहित मेरे पास जो आपने जो स्क्रीन वो भेजी थी ना PDF, उसमें ना 10 डिनाइल्स ही है, तो फिर और भी डिनाइल्स थे क्या 10 के अलावा? 10 के अलावा ये जो मैंने शीट कर रखी है, मैंने भेजी तो थी आपको। ये इसमें भी डिनाइल, ये सारे डिनाइल ही है इसमें। 25 डिनाइल है इसमें, 25। अच्छा ठीक है। हाँ 25 डिनाइल है। और अ, इसमें देखो हमारे कितने डिनाइल्स हो गए थे, हमारे हो गए थे इसमें प्रोबेबली हमारे 3-4 को छोड़ के सारे डिनाइल हो गए। बट उससे पहले मेरे को ये बताओ, सबको ऑफसेट और रिकूपमेंट पता है? ऑफसेट क्या होता है, रिकूपमेंट क्या होता है? नहीं रोहित, हाँ नहीं जी सर। रिक्रूटमेंट पर्टिकुलर बता दोगे? हाँ देखो, नीरू आपको पता है ऑफसेट क्या होता है, रिकूपमेंट क्या होता है? नहीं रोहित। साइलेंट पे रख लो सर। नीलम, आर यू ऑन द क्लास? नीलम, Yes आर यू? sir, I'm available. So can you tell me what is like recoupment और offset क्या होता है? So offset होता है कि पहले एक सेकंड पहले सब थोड़ा और साइलेंट। थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया। हाँ सब म्यूट कर लो अपने आप। हाँ नीलम बोलो। ऑफसेट सर ऑफसेट है कि अगर इंश्योरेंस कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट, तो
उसमें पेशेंट की जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है वो एडजस्ट हो जाती है। Am I right? नो। Okay. एनीवन और कल बताया था, फ्राइडे को सर बताया था मैं। सर जो हाँ। ऑफसेट में जो है सर सर। इंश्योरेंस में ज्यादा पेमेंट कर देता है। और इक्विपमेंट में जो एक्स्ट्रा पैसा जो पेमेंट है जो होता हमने है एक्स्ट्रा किया उसे कवर करना होता है, पेमेंट लेना होता है। सर रिक्वायरमेंट में वो वापस लेता है पेमेंट को, अगर जो ज्यादा एक्स्ट्रा कर देता। हाँ, देखो ऑफसेट अमाउंट क्या होती है, पहले आप जो जस्ट लेट मी चेक। हाँ सर, ठीक है। देखो ऑफसेट क्या होता है और रिकूपमेंट क्या होता है। ऑफसेट मतलब आपको मैंने एक एग्जांपल से बताया था, बहुत ही अच्छा एग्जांपल था। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, आप किसी दुकान में जाते हो, आपका उसमें लाइक वो चलता है कि ना कि कहीं कहीं दुकान में कि ठीक है मैंने स्टार्टिंग में आपको 500 रुपये दे दिए, आप उसी में से काटते रहना। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने 500 रुपये दे दिए, तो 500 रुपये मेरे बचे हुए हैं दुकान वाले पे, तो मैंने दोबारा से गया कुछ सामान लिया, चल ठीक है 100 रुपये कट गया उसमें से, 400 रुपये भी बचे हुए हैं, दोबारा से सामान लिया, सारे में कटवाते गया उससे कटवा रहा हूँ। तो एक तरह से मैंने ऑफसेट कर रखा है। मैंने ऑफसेट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट कह सकते हैं, मैंने इंश्योरेंस को ऑफसेट दे रखा है। ठीक है, इंश्योरेंस को नहीं, सॉरी, यहाँ पे एग्जांपल के लिए दुकानदार को, मैंने दुकानदार को ऑफसेट दे रखा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। ऑफसेट इज दैट अमाउंट जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर को एक्स्ट्रा पेमेंट कर देता है, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। कि उसको क्लेम में पेमेंट करनी थी $200, लेकिन इंश्योरेंस ने क्लेम में पेमेंट कर दी $500, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट, दैट अमाउंट इज कॉल्ड ऑफसेट। उस अमाउंट को ऑफसेट कहा जाता है कि क्लेम पे पेमेंट करनी थी इंश्योरेंस को $200, अलाउड अमाउंट था $200 पे करनी थी, लेकिन इंश्योरेंस ने पेमेंट कर दी है कितनी, $500। तो अब क्या करेगा इंश्योरेंस ने तो ज्यादा पेमेंट कर दी। दो चीजें कर सकता है इंश्योरेंस, या तो इंश्योरेंस के पास जब भी कोई दूसरा क्लेम आएगा सेम प्रोवाइडर से, उसी प्रोवाइडर से, तो उस प्रोवाइडर में मान के चलो $300 पेमेंट करनी थी, तो उसमें वो पेमेंट नहीं करेगा, ईओबी भेज देगा। उस ईओबी में लिख देगा कि हम इस ईओबी में, हम इस क्लेम में ऑफसेट लगा रहे हैं, जो कि हमने प्रीवियस इस वाले क्लेम में एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी थी। एक तरह से लेटर भेज देगा, ईओबी भेज देगा, ऑफसेट वाली ईओबी, उसमें लिखा होगा कि हम इस क्लेम में पेमेंट नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमने प्रीवियस वाले अकाउंट में, वो भी मेंशन होगा कि हमने इस पे $300 ज्यादा पेमेंट कर दी थी, तो आप इसको एडजस्ट कर लो। दैट इज कॉल्ड ऑफसेट अप्लाइड कर दिया उसने, उस क्लेम पर क्या कर दिया, ऑफसेट अप्लाई कर दिया। या तो ये कर सकता है वो, या करेगा वो रिकूपमेंट, मतलब कि जो उसने $500 $300 जो एक्स्ट्रा पेमेंट करे थे, उस $300 को वापस ले लेगा। वो $300 को क्या करेगा, वो वापस ले लेगा। वापस कैसे लेगा, एक ईओबी भेज देगा रिकूपमेंट की ईओबी भेज देगा, तो प्रोवाइडर फिर $300 वापस कर देगा वो इंश्योरेंस को। तो ये होता है रिकूपमेंट। क्या होता है रिकूपमेंट, देखो नाम से पता चलता है, रिकूप करना, अपने पैसे को वापस लेना, दैट इज कॉल्ड रिकूपमेंट। और ऑफसेट क्या होता है, जब एक्स्ट्रा अमाउंट, कभी कभी क्लेम डिनाइड होता है, ऑफसेट के लिए डिनाइड होता है। इसका कोई डिनाइल कोड नहीं है, कोई डिनाइल कोड नहीं होता ऑफसेट का, बट किसी क्लेम में पेमेंट नहीं आई है, ये बेसिकली एआर के लिए, जो एआर के लिए, तो किसी क्लेम में कोई पेमेंट नहीं आई है, ठीक है, यू कॉल द इंश्योरेंस, जैसे CU45 वाला सिनेरियो होता है, इसमें भी ऑफसेट हो सकता है अप्लाई, किसी में क्लेम में पेमेंट नहीं आई है, बट यू डोंट नो व्हाई दिस क्लेम इज नॉट पेड, यू कॉल द इंश्योरेंस एंड आस्क द रिप्रेजेंटेटिव व्हाई डिड यू नॉट पे दिस क्लेम। तो इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव बोलेगी बिकॉज हमने इस क्लेम में ऑफसेट अप्लाई कर दिया है। ऑफसेट अप्लाई कर दिया है कि वो बोलेगी हमने प्रीवियस क्लेम में $300 ज्यादा पे कर दिया था, फिर आपको उससे वो क्लेम नंबर लेना, वो डिटेल्स लेने, किस क्लेम में ज्यादा पे करा था, वो क्लेम नंबर में, इस क्लेम नंबर में हमने ज्यादा पे कर दिया था, तो आप उसमें $300 ज्यादा पे करे, तो आप इसी का एडजस्ट कर लो, इसमें हम इसमें पे नहीं करेंगे। तो हमको उनसे रिकूपमेंट, सॉरी, ऑफसेट वाली ईओबी मंगानी होती है। वो अगर हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं, तो ऑफसेट वाले ईओबी मंगा के हम उसको अपने सुपरवाइजर को या पेमेंट पोस्टिंग को भेज देते हैं। पेमेंट पोस्टिंग वाले फिर उसको ऑफसेट अप्लाई करके उसको एडजस्ट कर देगी। तो ये ऑफसेट और बोलो। हाँ सर, ये ऑफसेट और इंक्लूसिव थोड़ा लाइक सेम हो रहा है ना? नहीं, ऑफसेट एंड इंक्लूसिव अलग इंक्लूसिव है। का मतलब नहीं डिफरेंस क्या है? नहीं, वो अलग है, दोनों अलग है। देखो
तो अगर आपको ये इसी लाइक अगर मतलब कौन सी कंडीशन में मैं बोल रही हूँ सर, अगर लाइक वो इक्विपमेंट नहीं करते हैं एंड अगर दूसरे वाला बिल सीपीटी के साथ एडजस्ट कर उस लेते हैं सिचुएशन में कर देन लो, जाकर मैं राइट, बोल यू आर राइट, उस सिनेरियो में आप कर हाँ सकते हो क्योंकि ये इसका उसी में इंक्लूड हो गया, उसकी पेमेंट उसमें इंक्लूड कर दी है, राइट। हाँ यस। ओके सर। तो मीनू आपको क्लियर हुआ ऑफसेट क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है? हाँ जी रोहित, क्लियर हो गया। और कोई है जिसको कंफ्यूजन है ऑफसेट और रिक्रूटमेंट में? नीलम, यस सर, अभी क्लियर है। हाँ बताओ क्या होता है? Can you please explain fee schedule? यस आई कैन एक्सप्लेन। I mean, what kind of fee it is? ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो फी शेड्यूल क्या होता है, फी शेड्यूल होता है मतलब कि हर इंश्योरेंस का एक फी शेड्यूल होता है कि अगर इस सीपीटी की हमें इतनी अलाउड अमाउंट रखनी है, ठीक है, तो वो उस तरह का फी शेड्यूल होता है। लेट्स से कि आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो फी शेड्यूल को कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसके अलग उनके प्राइजेस होते हैं कि ये हमारा चिकन कोरमा इतने का, ये इतने का, ये इतने का, एक होता है ना फी लिस्ट होती है ये। तो उसी तरह से फी शेड्यूल होती है प्रोवाइडर की, उस सीपीटी के इतना बिल्ड अमाउंट, इतना बिल्ड अमाउंट है, इस तरह से, ठीक है। क्लियर हुआ And या नहीं can हुआ? you please explain Sir, par and non-par? पहले आप ये बताओ फी Sir, शेड्यूल क्लियर हुआ या requirement नहीं हुआ? हाँ जी। देखो कभी कभी क्लेम डेनल होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव बोलता है ये आपके लिए नहीं है, एआर के लिए, कि प्रोवाइडर के फीस शेड्यूल में नहीं है। प्रोवाइडर के फीस शेड्यूल में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो वो प्रोवाइडर है ना, जो वो प्रोवाइडर है इस सीपीटी को, ऐसा होता है कि कुछ प्रोवाइडर होते हैं उनकी एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है। स्पेशलिटी होती है मतलब कि मान के चलो एक क्लिनिक है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब उसकी स्पेशलिस्ट है कार्डियोलॉजिस्ट की, उस क्लिनिक की। तो वो केवल कौन सी सीपीटी बिल कर सकता है जो हार्ट से रिलेटेड होती है, जो उस सर्जरी जो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, उस सीपीटी से रिलेटेड ही सीपीटी बिल कर सकता है। लेकिन अगर उस प्रोवाइडर की जो एनपीआई है, एनपीआई मतलब किस चीज में वो, एनपीआई से में क्या बदलता है, वो किस चीज में स्पेशलाइज्ड है, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर, लेकिन वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई सीपीटी बिल कर देना तो क्लेम देना रह जाएगा कि क्लेम देना हो जाएगा CO 256 से होता है। CO 256 आपको दिखलाता हूँ मेरे को एग्जैक्ट इसका, एक सेकंड। आप ये लिंक यूज कर सकते हो यहाँ पे देखो, पर आपको इसमें देखोगे तो आप थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, बट आपको इतने सब में काम नहीं करना है, आपको केवल 20-25 डिनर में ही काम करना है। यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे मिलेंगे, 1 ईयर डिडक्टिबल, सेकंड को इंश्योरेंस, थर्ड को पे, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आपको ऐसे मिलेंगे। 256 का देखते हैं, क्योंकि जब भी प्रोवाइडर नॉट इन फीस शेड्यूल में आता है तो 256 का डिनर आता है। तो इसका सर्विस नॉट पेएबल पर मैनेज्ड केयर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो जब आप इंश्योरेंस से अगर पूछोगे ना क्यों डिनाइड है, तो इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव बोलेगी बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड इन द प्रोवाइडर फीस शेड्यूल, मतलब प्रोवाइडर के फीस शेड्यूल में नहीं है। इसका मतलब कि उसकी स्पेशलिटी थी कार्डियोलॉजिस्ट की, लेकिन उसने सीपीटी बिल कर दी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मतलब जो दिल का डॉक्टर है, दिल का डॉक्टर है, क्या वो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है? नहीं, उसके स्पेशलिस्ट अलग है, साइकोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट अलग है। तो उसके लिए ये आपके लिए नहीं है बेसिकली, नेहा आपके लिए नहीं है, एआर के लिए मैं बता रहा हूँ, उस तरह के सिनेरियो आएंगे ये। CO 256 का मतलब कि सीपीटी उसने बिल कर दी साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड, लेकिन प्रोवाइडर की स्पेशलिस्ट क्या थी, कार्डियोलॉजिस्ट था, तो ये देना लग जाएगा इट इज नॉट कवर अंडर मैनेज कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोवाइडर के फीस शेड्यूल में नहीं है, प्रोवाइडर इसको बिल ही नहीं कर सकता सीपीटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे केसेस में एडजस्ट हो जाते हैं ये, क्योंकि प्रोवाइडर ने गलत बिल कर रखी।
ठीक है। सो हाँ, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? सर रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायरमेंट? थोड़ा लाउडली बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो। सर रिक्रूटमेंट जो अभी आपने बताया था रिक्रूटमेंट, ना ऑफसेट के बाद। रिक्रूटमेंट। जी रिक्रूटमेंट। देखो रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट मतलब होता है पैसे को वापस लेना। पैसे को, देखो हाँ, रिकूपमेंट मतलब जो वो होते हैं पैसे को क्या करना, वापस करना होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिलिंग वालों के लिए। जब ईओबी आएगी ना, रिकूपमेंट की ईओबी भी आएगी, ठीक है। तो रिकूपमेंट में ईओबी आपको भी, वो भी आपको पोस्ट करनी होती है। एडजस्टमेंट आपको माइनस में दिखाना होगा वहाँ पे। तो जो जो ईओबी आएगी सेम आपको ईओबी में जैसा हो रखा है वो आपको पोस्ट कर देना सॉफ्टवेयर में। रिकूपमेंट मतलब होता है कि इंश्योरेंस जब पैसे को वापस ले रहा है। अब वापस लेने के बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो आपको अभी ये सिनेरियो पता है कि $500 मतलब $300 उसने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी थी, या तो वो ऑफसेट लगा देगा दूसरे क्लेम में, या फिर वो $300 वापस ले लेगा, ठीक है। इस केसेस में, और कब केसेस में रिकूपमेंट होता है, रिकूपमेंट होता है मान के चलो इंश्योरेंस ने क्लेम में पे कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने इंटरनल ऑडिट करा और देखा कि ये पेशेंट तो इनएक्टिव था, हमने तो गलत पेमेंट कर दी। तो वो दूसरी ईओबी भेजेगा प्रोवाइडर के पास, उस ईओबी में लिखा होगा रिकूपमेंट। पता हमें पता कैसे चलता है रिकूपमेंट मतलब जो पेड अमाउंट जो आपने दिखलाई थी ना अभी ईओबी को थी, वहां पे वो माइनस माइनस लिखा होगा, पेड अमाउंट लिखा होगा वहां पे, पेड अमाउंट के पीछे लिखा होगा माइनस, मतलब रिकूपमेंट हो रहा है, माइनस का साइन होगा रिकूपमेंट का, ठीक है। तो वो रिकूपमेंट मतलब ये पैसे वापस ले रहा है वो, क्यों? क्योंकि उसने पहले गलती से पेमेंट कर दी थी, बाद में उन्होंने इंटरनली ऑडिट किया होगा, उसमें ये पता चला होगा कि उसमें ये पता चला व्हाट वी फाउंड, इंश्योरेंस को पता चला कि आई हैव एक्टिव ही नहीं ऑलरेडी था, इनएक्टिव था उस डेट ऑफ सर्विस में, तो वो पैसे वापस ले लेगा। तो दैट इज रिकूपमेंट, ठीक है। हाँ, तो आपको क्लियर होगा रिकूपमेंट क्या होता है? यस। और क्या क्वेश्चन था? नेहा, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? I wanted to know the difference between CMS 1500 and UB04. ओके, नीलम क्या होता है डिफरेंस CMS 1500 और UB04 में? Sorry, sir, I have no idea about it. Okay. I wanted to know. Okay, Pinky, do you know what is the difference between CMS 1500 and UB04 form? Abhishek? Abhishek, you are available in all the class, right? आप हर क्लास में नो अवेलेबल सर, यस सर, यस सर। तो आपको पता होना चाहिए CMS 1500 क्या होता है, So, UB04। CMS is for clinics, right? And UB is for the entire hospital or entire facility. राइट। It is for the okay. जो देखो, जो फिजिशियन होते हैं, जो क्लिनिक होते हैं, जब वो क्लेम फाइल करते हैं इंश्योरेंस के पास, तो वो CMS 1500 फॉर्म में करते हैं, उसमें 33 बॉक्सेस होते हैं। और जो हॉस्पिटल क्लेम फाइल करते हैं वो करते हैं UB04 में, 81 बॉक्सेस होते हैं उसमें। ये होता है CMS 1500 और UB04 फॉर्म में डिफरेंस, ठीक है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो होता क्या है कि दो तरह के क्लेम फॉर्म फाइल होते हैं इंश्योरेंस के पास, ठीक है। एक होता है कि जो हॉस्पिटल क्लेम फाइल करते हैं, और एक होता है जो क्लिनिक फाइल करते हैं, ये समझ लो आप, फिजिशियन मतलब क्लिनिक से। तो जो हॉस्पिटल जब भी क्लेम फाइल करते हैं इंश्योरेंस के पास, तो वो UB04 फॉर्म में क्लेम फाइल करते हैं, ठीक है। और जो फिजिशियन क्लेम फाइल करते हैं इंश्योरेंस को, वो करते हैं CMS 1500 में। मैंने आपको व्हाट्सएप में डाला भी है CMS 1500 फॉर्म का वो फोटो इमेजेस। तो ये होता है फॉर्म डिफरेंस। CMS 1500 फॉर्म फिजिशियन क्लेम को जाता है, और प्रोफेशनल क्लेम को या फिजिशियन क्लेम को, और UB04 हॉस्पिटल क्लेम फाइल करते हैं। जो हॉस्पिटल क्लेम फाइल करते हैं इंश्योरेंस को, वो UB04 फॉर्म में जाता है, और जो फिजिशियन फाइल करते हैं, क्लिनिक फाइल करते हैं, वो CMS 1500 फॉर्म में करते हैं। उसे CMS 1500 का दूसरा नाम HCFA फॉर्म भी होता है।
सर यहाँ पर स्टॉप लॉस क्लॉज ऐसा कुछ है। कहाँ पर? स्टॉप लॉस क्लॉज Stop loss clause means it is an amount like deductible. कहाँ पे It लिखा हुआ is है? applied ये on बताओ P3 का ऐसे बताओ, रिमार्क कोड वो आपका P1 कौन सा लिखा हुआ है? रिमार्क कोड नहीं है सर, ये आपका वो CMS 1500 एंड UB 04 के नीचे है टर्मिनोलॉजी। स्टॉप लॉस क्लोज इट जो मैंने स्क्रीन खोल रखी है इसमें से पूछ रही है, किसी कोई फॉर्म PDF फॉर्म में से बता रही है? मेडिकल आपने जो PDF थ्योरी भेजी है ना, मेडिकल थ्योरी कन्वर्टेड। हाँ नहीं यहाँ पर नहीं सर, मेडिकल थ्योरी कन्वर्टेड यहाँ पर आपने जो PDF दिया था यहाँ पर लिखा है stop loss clause means it is an amount like deductible which is applied on patient's plan. If the patient reach this amount, then insurance company never leaves any patient responsibility. Then insurance company pay the entire claim value. चलो मैं एक बार देख लूंगा उसको, वैसे वो इतना मतलब इतना ज्यादा आता Okay, नहीं है, sir. तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है। तो ये देखो, अगर आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हो, बट इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, आपको लगेगा ये तो इतने सारे हैं, बट वी आर नॉट, इतने सब में हम वर्क नहीं करते हैं। बट ये होते हैं कि कुछ मतलब ये सब डिनाइल कोड होते हैं। इसमें आपको देखो सारे दिख जाएंगे, CO96, CO24 जो मैं भी आपको बताया था कैपिटेशन का जाएगा, CO24 charges are covered under a capitation agreement managed करते हैं, 26 expense incurred, 27 expense incurred आपको देखना है, ठीक है। और पायल और मीनू आपको डिनाइल में, और बताओ कौन कौन से डिनाइल में कंफ्यूजन है आपको? आप वो शीट मुझे एक बार फिर चेक किया था, मुझे नहीं दिखा, डाउनलोड करके भी देखा मैंने। कौन सी शीट? डिनाइल्स वाली जिसमें 10 से ज्यादा थी, 25 थी, वो वाली शीट नहीं मिली आपको? नहीं। चलो मैं एक बार मैं दे दूंगा आपको। ठीक है। और रोहित एक बात और पूछनी थी, जो जैसे हम कॉलिंग करते हैं रैप को, तो फिर अगर हम साइट्स जो रहते हैं, तो हमें रैप को कॉल नहीं करना है तो हम वेबसाइट से चेक करके सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो वो क्या हर एक कंपनी में एक जैसी होती है कि जो वेबसाइट्स होती है कि डिफरेंट होती है? देखो वेबसाइट तो सब जगह सेम होती है, मतलब सब जगह सेम, मतलब उस इंश्योरेंस की वेबसाइट, क्योंकि मान के चलो जैसे BCBS है, आपको BCBS का स्टेटस आपको अवेलेबिलिटी में मिल जाएगा। अब आप कहीं भी काम कर रहे हो ना, तो वो अवेलेबिलिटी में मिल जाएगा, उसका क्लेम का स्टेटस वो अवेलेबिलिटी में मिल जाएगा, नेविनेट में मिल जाएगा आपको सिग्ना का स्टेटस, क्योंकि वो इंश्योरेंस ना, ये इनकी जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट कोई जो नोएडा की कंपनी है, यहाँ पर जो कंपनी है, ये सब नहीं बनाती है। वेबसाइट कौन बनाता है? वेबसाइट बनाता है इंश्योरेंस ने अपनी वेबसाइट बना रखी है कि आपको अगर क्लेम स्टेटस हमारा चेक करना है तो आप इस वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो। हम क्या करते हैं, ये क्रेडेंशियल बनाती है, केवल क्रेडेंशियल खरीदती है। क्रेडेंशियल क्या होता है? यूजर आईडी और पासवर्ड, वो खरीदती है उस इंश्योरेंस से। तो ये आप कहीं भी काम कर रहे हो, अगर उस कंपनी ने उसके क्रेडेंशियल खरीद रखी तो आप इजीली चेक कर सकते हो उसका वेबसाइट किस कहीं भी कंपनी में। तो ये डिपेंड करता है कि उस जहाँ पे आप कंपनी वर्क कर रहे हो, अगर उसने क्रेडेंशियल परचेज कर रखे, देन यू विल बी एबल टू चेक द क्लेम स्टेटस। बट इंश्योरेंस का आप सब जगह चेक कर, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका जो क्वेश्चन है कि हम वो वेबसाइट सब जगह देख सकते हैं, सब जगह देख सकते हो, बट उसका अगर आपकी कंपनी ने क्रेडेंशियल खरीदे हुए हैं तो, यूजर आईडी पासवर्ड खरीदे हुए हैं तो। तो फिर जैसे हमें रैप को कॉल करनी होती है तो ज्यादातर तो जिससे पूरी अच्छी तरह से नॉलेज है, तो फिर वो सिस्टम वेब से देख के सारी इंफॉर्मेशन कर सकता है, अपडेट कर सकता है, उसे रैप को इतनी ज्यादा कॉल करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, तो यही होता है वेबसाइट का फायदा, कि अगर आपको वेबसाइट है आपके पास तो आप वेबसाइट से कर सकते हो। हमें कॉल भी देखो उसी सिनेरियो में करनी, ऐसा है ना, कॉल हम उसी सिनेरियो में करते हैं जहाँ पे हमारे पास वेबसाइट नहीं है,
या ऐसा चीज में होती है, या फिर रिप्रोसेसिंग में होते हैं। देखो कुछ ऐसे इंश्योरेंस होते हैं वहाँ पे आप रिप्रोसेस भी, आप इन्वेस्टिगेशन रेज कर देते हो कि आपने इन्वेस्टिगेशन, जैसे एटना होती है, एटना का वैलिडिटी में आप उसमें क्या करोगे कि क्लेम इज डिनाइड फॉर दिस रीजन, इट इज इनकरेक्टली डिनाइड, सो प्लीज सेंड बैक फॉर रिव्यू। रिप्रोसेसिंग के लिए भिजवा दिया आपने वेबसाइट के थ्रू। अब कोई आपके पास कोई इंश्योरेंस है, उसकी आपके पास वेबसाइट ही नहीं है, अब उसको क्लेम को आपको गलत डिनाइड किया इंश्योरेंस ने, आप उसको रिप्रोसेस के लिए कैसे भिजवाओगे? नहीं भिजवा पाओगे अगर आपके पास पोर्टल नहीं है। तो उस केसेस में आपको कॉल करके रिप्रोसेस करवाना होता है। तो फिर अगर जैसे एक किसी को अगर वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन है तो हाँ, उसको कितनी कॉल्स करनी पड़ेंगी? अगर आपके पास सारी वेबसाइट है तो फिर कॉल नहीं होगी। जो आने वाले टाइम में ना सब वेबसाइट से ही होगी, मतलब बहुत ही कॉल्स बहुत रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज अब सारी इंश्योरेंस कंपनी अपनी वेबसाइट ही बना रही है। इवन वेबसाइट्स होती भी हैं, बट क्या होती है, कंपनी उसका क्रेडेंशियल लेती नहीं। देखो क्रेडेंशियल आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, खुद भी वो होती है, कुछ होते हैं जिसमें पैसे लगते हैं, कुछ होती है आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। हाँ, तो ऐसा होता है। तो रोहित फिर ये जो वेबसाइट्स है ना, इसका भी आप बता दो कि मुझे बाद में कभी, जैसे मेरा ट्रेडिंग तो अभी स्टार्ट हो गया है कंपनी हाँ में। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको बता वेबसाइट दूंगा, बट ये सिस्टम बंद होने वाला।